गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 19 दिसंबर और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है आज संविधान के बारे में बात किया गया है संसद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो विपक्ष वाले लोग हैं ना, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था वहाँ पे संसद पे जो सभा चल रहा था। क्लियर है। इन्होंने जो कहा कि जो केंद्रीय जो गृह मंत्री है, उन्होंने हमारे संविधान के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, तो कुल मिलाकर इसी पे बहस चला और यहाँ पे जो है स्थगन करना पड़ा। जो क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, संविधान को लेकर। आप कोई भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं हम या यूपीएससी की बात करें, तो संविधान को लेकर यही 2-3 फैक्ट पूछता है कि संविधान सभा को अडॉप्ट कब किया गया था। अडॉप्ट को लेकर पूछ देता है। इसको 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को अडॉप्ट किया गया था, अंगीकार किया था। इम्प्लीमेंट कब किया गया इसको, तो 26 जो यहाँ पे 1950 को इसको लागू किया गया था, बताइए आपको, ठीक है। और 26 जनवरी को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट पूछता है कि कितना समय लगा इसको बनने में, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन के समय लगे थे। यहाँ पे डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। अभी पुराना क्वेश्चन नहीं है, हाल के एग्जाम में पूछा गया ये वाला। ठीक है, यूपी पीसीएस में पूछे जाने की पूरी संभावना है। पूछता है कि प्रारूप जो समिति बनाया था ना, उसके अध्यक्ष कौन है, तो बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये जो है ना अम्बेडकर है। आपको बता दें, संविधान से ये भी प्रावधान पूछता है कि जैसे भी कनाडा न्यूज में चल रहा था, तो कनाडा से हम लोग जो है ना कुछ जो है वहाँ पे कॉन्सेप्ट को लिए थे अपने संविधान में। जैसे संघ का, फेडरल सिस्टम का जो है ना प्रावधान हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। हम लोग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो हो गया। फंडामेंटल राइट जो हमारा संविधान में है ना, फंडामेंटल राइट, उसको यूएसए से हम लोग हायर किए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, तो हम लोग कहाँ से लिए हैं, रशिया से, ठीक है, रूस से इसको एक्वायर किया है। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है ना आपको बार बार रिपीट देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, किसान जो है ना अभी अनशन पे आ गए हैं। ठीक है, तो किसान जो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, उनका जो धरना प्रदर्शन है कि उनको जो मांग है ना, मांग को याद रखिएगा, मेंस में आपसे पूछेगा किसानों का भी जो है हाल में क्या मांग है जिसके कारण वो धरना प्रदर्शन या विरोध कर रहे हैं, टिप्पणी करें। तो मांग जो है ना उनका एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं वो लोग। उनका जो ऋण है ना, जो लोन है ना, उनको माफ करने की बात की जा रही है। जो जो पीएम किसान है, जो 6,000 रुपये मिल रहा है, उसकी जो राशि इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये सब तमाम जो यहाँ पे डिमांड किए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये तो मेंस में पूछेगा कि सरकार अभी हाल में किसानों के क्या मांग है, तो आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिख के यहाँ पे इलोबरेट करना होगा। क्लियर। पीटी में क्या पूछता है आपसे, एमएसपी के बारे में पूछेगा। एमएसपी, ठीक है, आप यूपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, यूपी पीसीएस का देख लीजिए, अदर स्टेट पीसीएस का देखिए, आपको एमएसपी से बहुत सारे क्वेश्चन है ना रिपीट मिलेंगे। एमएसपी जो है ना क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कितने फसलों पर दिया जाता है, तो कुल 23 फसल पे दिया जाता है, जिसमें 22 आपको नॉर्मल होगा और एक होता है आपका गन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। उसके लिए एफआरपी वर्ड यूज होता है, एफआरपी। फिर हम लोग बात करेंगे, एक संस्था है सीएसएपी। ये वही संस्था है जो सिफारिश करती है कि हाँ 100 रुपया जो है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हाँ 100 रुपया जो है गेहूं का दाम होना चाहिए, तो ये जो है ना सिफारिश करती है। अंतिम मोहर कौन लगाती है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इसको आप याद रखिएगा। ये जो सीएसएपी है ना, कब बना था, 1965 में बना था, लेकिन जो इसका नाम जो चेंजेस हुआ ना 1985 में, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्लियर है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है क्या। बहुत लोग जो है ना नए नए जुड़े होंगे हमारे चैनल से या नए नए तैयारी कर रहे होंगे ना, तो उनको एमएसपी के बारे में उतना ज्ञान नहीं होता है। चलिए, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, किसान, जो सरकार होती है हमारी, जो गवर्नमेंट होती है हमारी, वो किसान को, ठीक है, जो फार्मर होते हैं हमारे, उनको आश्वस्त करती है कि अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, उसके दाम को हम गिरने नहीं देंगे, एक निश्चित जो है रेट पे हम आपसे खरीद लेंगे। तो ये सरकार आश्वासन देती है। जैसे हमारा मनरेगा क्या है, कानूनी है। अगर आपको 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको भत्ता देना पड़ेगा, वो कानूनी गारंटी है हमारा। लेकिन ये आश्वासन है, कौन सा, एमएसपी, उसी का जो है डिमांड कर रही है किसान कि इसको जो है ना कानूनी गारंटी दिया जाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट पीसीएस हुआ था, वहां पर पूछ दिया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इसके जो प्रमुख थे, जो अध्यक्ष जो थे, जो समिति बना था ना, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये थे। ये पहला फैक्ट हो गया, इसको याद रखिएगा। अभी जेपीसी बहुत न्यूज में आ रहा,
ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए क्या होता है, 3-4 फैक्ट को याद रखिएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बॉडी नहीं है, याद रखिए, पहला क्वेश्चन है, नहीं है। इसमें जो है ना जितने भी मेंबर होते हैं, इसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो अनुपातिक प्रोपोर्शनेट रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिस पार्टी का ज्यादा मेंबर है लोकसभा में, उतने ही प्रोपोर्शनेट जो है इसमें रहेगा, ठीक है। राज्यसभा में जिसका है उतने ही प्रोपोर्शनेट में इतना रहेगा। तो अभी जो मुद्दा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, तो सरकार ने 2 विधेयक पास किया था, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए था पास करने के लिए, तो सरकार को इतना मिला नहीं, तो ये पास नहीं हो पाया। तो इसको जो सरकार डिसाइड की कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजेंगे, और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिपोर्ट है ना, ये लोकसभा को देगा, याद रखिएगा। ये राष्ट्रपति को नहीं देगा, लोकसभा को देगा। ये फैक्ट जो है ना ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है। और ये जो है ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो अभी वक्फ जो बोर्ड का जो मुद्दा था उस पर भी बना था, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना इसको सीरियस मुद्दे पे, जहां पे विवाद होता है ना, उसके लिए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कुछ जजों की कम पेंशन पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो रिटायर्ड कर जाते हैं ना, उनको पेंशन जो है ना मिलता है, ठीक है, जाहिर सी बात है, पेंशन मिलता है, उनको पेंशन कम मिल रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। देखिए पहले आते सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनको सैलरी या पेंशन कहां से मिलेगा? इनको सैलरी पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो सैलरी पेंशन मिलता है कंसोलिडेटेड जो फंड होता है ना, जो भारत का संचित निधि होता है ना, वहां से मिलता है। पेंशन भी कहां से मिलता है? यहीं से मिलता है। लेकिन जब हम लोग हाईकोर्ट के जज के बारे में बात करें ना, तो उनको सैलरी कहां से मिलेगा? सैलरी मिलेगा स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड होता है ना, वहां से मिलता है। लेकिन जब पेंशन की बात करें, तो पेंशन कहां से मिलेगा? जो केंद्र का जो होता है कंसोलिडेट फंड, वहां से मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे आप, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम लोग बात करवे किए हैं, आगे हम लोग बात नहीं करेंगे। अब आते हैं थोड़ा अटॉर्नी जनरल। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आइए अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करते हैं। ये अटॉर्नी जनरल जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट करने का मतलब क्या है? इनके बारे में संविधान में लिखा गया है स्पष्ट रूप से। आर्टिकल 76 याद रखिएगा, बीपीएससी में बहुत बार रिपीट किया है इसको। 4-4 आर्टिकल दे देगा, बोलेगा मैच करके बताएं आप, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। इसके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगर इनको हटाना होगा तो राष्ट्रपति ही हटा देंगे इनको, ठीक है। देखिए हटाने वाला मुद्दे में 2-3 चीज याद रखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, और कैग कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये तीनों के जो जज होते हैं, मतलब तीनों जो मेंबर होते हैं ना, इनको हटाने में संसद की भूमिका होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाते हैं ना हम लोग, इंपीचमेंट लगा के, महाभियोग लगा के, उसी तरह का प्रोसेस जो इसमें फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपका इलेक्शन कमीशन के जो आयुक्त हो गए, कमिश्नर हो गए, ठीक है, यूपीएससी के जो मेंबर हो गए या अध्यक्ष हो गए, अभी हाल में यूपीएससी के जो चेयरपर्सन थे सोनी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये तमाम जो मुद्दे जो न्यूज में है ना, पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब ये कोटेशन आप अपने जो है आंसर राइटिंग में, मेंस में या एथिक्स में आप यूज कर सकते हैं कि चालबाज, जो बहुत चालाक लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ही है सब कुछ, ठीक है, हम है, तुम ही क्या हो, ठीक है, इस टाइप का जो थॉट रखने वाले लोग है ना, उनको जब बेचैनी या उनको डर कब होता है ना, जब उनका पाला एक सच्चे व्यक्ति से पड़ जाता है, ठीक है। ये कोटेशन है कोल्टन का। तो कभी भी एथिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, ठीक है, मोरल से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पे इस टॉपिक से शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं एडिटोरियल पेज पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे एआई के बारे में बात किया गया। एआई का फुल फॉर्म पता ही ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एआई जो है ना, हमारे कामों को, हमारे जो जितने भी कार्य हैं, इंसानों के जो कार्य है ना, उसको आसान कर दिया है। ये इसके फायदे हैं, बहुत ही कम समय में इसको करता है, ठीक है, आसान हो गया, कम में हो गया, कॉस्ट वगैरह को भी कम कर दे रहा है। लेकिन जो चिंता है, चिंता भी तो है। चिंता क्या है? इसमें जो है ना, रोजगार जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, रोजगार, ठीक है। देखिए जैसे अभी आप देखोगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं। कैसे? मतलब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हमको महेंद्र सिंह धोनी को एक्टर के रूप में लेना है, तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कौन उनको 5-6 करोड़ रुपया देगा? हम क्या करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ही इनके फेस का रिकग्नाइज करके ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि वो महेंद्र सिंह धोनी ही है, ठीक है। अभी आपने न्यूज वगैरह भी देखा होगा रश्मिका मंदाना का, उसकी जैसे ही जो है होल कॉपी जो यहाँ पे वायरल हो रहा था, लग रहे थे कि वही थे, लेकिन एक्चुअली वो थे नहीं। वहाँ पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था, ठीक है। इसको बोलते हैं फेक जो टर्म आया था शायद, डीप फेक, हाँ डीप फेक है ना, डीप फेक का जो शब्द आया था, ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में वही है, लेकिन नॉर्मली वो नहीं होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर डीप फेक का जो यूज़ होने लगा था, इसी को लेकर कंसर्न है। जैसे रोजगार चला जाएगा, फिर जो इमोशन है हमारा वो कहाँ से आएगा। जैसे मशीन और इंसान में क्या फ़र्क है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है, इमोशन का फ़र्क है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम सैड है, हम उदास हैं, तो हमारे आंखों से आंसू निकल सकता है। ठीक है, हमारे चेहरे पे वो प्रतीत होगा कि हम उदास है, नाराज है। लेकिन ये एआई में जो मशीन होता है उसमें ये नज़र नहीं आता है। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल पूरा छपा हुआ है। मेंस में पूछेगा आपसे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, टिप्पणी करें, प्रकाश डालें। ठीक है, सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय या कदम उठाए हैं, तो आपको बता देना है। यहाँ पे जागरूकता के बारे में बात कर देना है, कुछ एक्ट के बारे में बात कर देना है, कुछ यहाँ पे जो लूप होल्स है उसके बारे में बात कर देना है। यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे चुनाव को लेकर। आपको पता है ना, अभी वन नेशन को लेकर काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ना। तो यहाँ पर जो मेंस में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, पूछेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो उसके क्या फ़ायदा होंगे, ठीक है, और क्या नुकसान होंगे। आपको यहाँ पे पक्ष और विपक्ष पे बात करना है। तो फ़ायदे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फ़ायदा ऐसा लिख के आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे बता देना है कि इससे जो धन है ना उसकी बचत होगा, समय का बचत होगा, जो हमारा रिसोर्स है उसकी बचत होगा, जो हमारी जो सेना जो लगे होते हैं उनका भी समय बचेगा, इलेक्शन कमीशन को जो यहाँ पे ज़्यादा परेशानी उठाने नहीं पड़ेगी, ये हो गया। और वो ज़रूरी कामों में और भी व्यस्त हो पाएंगे। और क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाँ, ये तमाम फैक्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष वाले जो लोग हैं जो विवाद कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे लोकतांत्रिक का यहाँ पे कारण दे रहे हैं, लोकतंत्र को लेकर। ठीक है, राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट रूल है उसको लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये तमाम यहाँ पे नेगेटिव पक्ष हैं, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद बात करेंगे कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या क्वेश्चन पूछता है, पहले कहानी समझ लीजिए। हमारे देश में आज़ादी के बाद 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। उसके बाद पहला कोई राज्य है जिसने जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है, वो है उत्तराखंड। याद रखिएगा, पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसने कमिटी बनाया था रंजना प्रकाश देसाई के रूप में। ये क्वेश्चन जो अभी हाल के करंट अफेयर में पूछ लिया गया था कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो रंजना प्रकाश देसाई। ये भी याद रखिएगा, दो फैक्ट हो गया। और हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। सबसे पहले देख लीजिए, ये आर्टिकल 44 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में ये इसका वर्णन है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ये मतलब इसको हम लोग लागू नहीं कर सकते। लागू करना होगा ना तो कानून बनाना होगा इसको, ये स्वतः लागू नहीं होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, जैसे कोई भी धर्म का हो, कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कोई क्रिमिनल केसेस करता है, मान लीजिए मर्डर कर रहा है, चोरी डकैत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सभी चाहे किसी भी धर्म का हो, ठीक है, सब पे एक ही क्रिमिनल लॉ लगेगा। लेकिन जब आ जाता है सिविल मैटर पे, जैसे कि शादी ब्याह को लेकर, तलाक को लेकर, सक्सेसर को लेकर, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये सब सिविल मैटर होता है। तो इसमें सबके अपने पर्सनल कानून लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए एक देश है तो 10 कानून कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। बाबा साहब ने भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करना चाहिए। ठीक है, हमारा उससे देश में क्या होता है, यूनिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए रुपया जो है ना टूटकर इतना हो गया। कुल मिलाकर आपको बता दें, अभी $1 इक्वल टू कितना हो गया है, 84.94 रुपीज़। ये तो कंपेयरिंग पर याद कर लीजिएगा। एक यूरो भी याद रखिएगा, यूरो भी आपका कितना होगा यहाँ पे, 90 रुपये के आसपास में है। फिर आपका पॉन्ड जो स्टेरलिंग है वो कितना आएगा, 107 रुपये के आसपास आएगा। और युआन जो है आपका चाइनीज़ करेंसी 12 रुपये के आसपास आएगा। येन जो जापान की करेंसी है 0.12 पैसा के आसपास आएगा। तो ये जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, जो कॉन्सेप्चुअल पूछता है यूपीएससी पूछेगा कि मान लीजिए पैसा जब हमारा कमज़ोर होता है, रुपया जब हमारा कमज़ोर होता है ना, तो इसमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। जब रुपया कमज़ोर होगा ना, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इम्पोर्ट क्या हो जाता है, घट जाता है। ये हो गया। डीवैल्यूशन का एक शब्द आपने सुना होगा, डीवैल्यूशन। जब सरकार अपने पैसे को क्या कर देती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम कर देती है जानबूझकर, ठीक है, उसको बोलते हैं डीवैल्यूशन। उससे क्या होता है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाता है। जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, है ना। इसी तरह चीज़ों को लिंक करके हम लोग को समझना होगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो अभी बीपीएससी का एग्जाम आप लोग देख के आए होंगे, तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति को लेकर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको लेकर क्वेश्चन पूछ दिया था कि इन पे जो एक हमला हुआ था, एक रैली में हमला हुआ था, जब ये संबोधन कर रहे थे, कहाँ पे हुआ था, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। और ये क्वेश्चन को हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ध्यान रखिएगा, पेंसिल्वेनिया जगह ये क्वेश्चन पूछेगा, और पूछ भी लिया इस बार। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है ना संबंध को लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे। याद रखिएगा कि अभी जो है ना कि भारत और जो अमेरिका के संबंध जो मजबूत हो रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं। लेकिन हाल के दिनों में
कुछ विवाद देखने को मिला था, तनाव देखने को मिला था, उसके बारे में आप टिप्पणी करें। तो तनाव के बारे में 2-3 के बारे में फैक्ट की बात कीजिएगा। एक तो है H1B वीजा जो है ना, उसके बारे में बात कर दीजिएगा, इसको लेकर तनाव देखने को मिला है। दूसरा क्या है, शुल्क को लेकर, शुल्क जो है ना, हायर शुल्क को लेकर अमेरिका आरोप लगा रहा है भारत पे ना कि जो भी प्रोडक्ट अमेरिका से भारत में जब जा रहा है ना, तो उस पर अधिक शुल्क लगाता है भारत, लेकिन अमेरिका जो है ना, भारत से जो सामान आ रहे हैं ना अमेरिका में, उस पर कम शुल्क लगाता है। तो इसको लेकर भी विवाद यहाँ पे या तनाव देखने को मिलता है। तीसरा क्या बात कीजिएगा, आतंकवाद को लेकर। देखिए आतंकवाद को लेकर अभी भारत और कनाडा के बीच में आतंकवाद को लेकर बहुत जो यहाँ पे चला था, तनाव चला था, तो उसमें जो अमेरिका जो है ना, कनाडा का पक्ष ले लिया, उसको भी लेकर यहाँ पे विवाद देखने को मिला। तो ये तमाम टॉपिक पे बात कीजिएगा मेंस में आप लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है ना कॉन्क्रीट बनेगा और बेहतर बनता है। चलिए थोड़ा सा H1B वीजा को देख लीजिए। यहाँ पे H1B वीजा क्या होता है, मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हमको जा रहा है अमेरिका में काम करने के लिए, तो हमको कौन सा वीजा लेना होगा, H1B वीजा। इसी के माध्यम से जो है हम किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमको पढ़ाई करना होगा ना, स्टडी करना होगा, हमको अमेरिका जाना ना, तो उसके लिए F1 वीजा लेना पड़ता है। क्लियर है। उसके जो नियम होता है ना, उसमें ढील दिया गया था, उसी में थोड़ा सा आसान किया गया था, ताकि यहाँ से जो लोग हैं बाहर जाके पढ़ सके। चलिए अभी बीपीएससी में कुवैत को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया ना कि वहाँ के प्रमुख का नाम बताइए। तो प्रमुख का नाम याद रखिएगा, कुवैत के जो अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ये याद रखिएगा कुवैत। और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जो है, हमारे जो श्री नरेंद्र मोदी जी है, वहाँ पर जाएंगे विजिट करने के लिए, ठीक है। और हमारा जो व्यापार है भारत और कुवैत को लेकर 10 अरब डॉलर को लेकर है। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर इनको कहते हैं, डॉक्टर एस जयशंकर है। ये अभी इजराइल की जो मुद्दा है, इजराइल हो गया, इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, ठीक है, उस मुद्दे पे इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एशिया में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो टेंशन चल रहे हैं, जो सीरियस जो वहाँ पे कंसर्न बना हुआ है बहुत बड़ा, जो यहाँ पे भारत इस पे पैनी नजर बनाए हुए है, और इसके समाधान के लिए भारत हरसक प्रयास कर रहा है, संवाद को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक टू स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, टू स्टेट थ्योरी, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया है। टू स्टेट थ्योरी है ना, ये इजराइल और फिलिस्तीन के जो है ना, जो विवाद है ना, उसको सुलझाने पे बात करता है, टू स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। उसके बाद आते हैं, जैसे कि कंबोडिया में एक मंदिर है, भारतीय मंदिर है, क्या नाम है उस मंदिर का, ओंग ओटंग रोग करके मंदिर है, ठीक है, जो 8वां अजूबा के रूप में उसको नामांकित किया गया। अभी एक मंदिर फिर न्यूज में आ गया, कटास राज मंदिर, कटास राज मंदिर है ना, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो ये पूछ सकता है कि ये मंदिर कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभी जॉर्जिया अभी न्यूज में चल रहा है, तो जॉर्जिया जब न्यूज में चल रहा है ना, तो ब्लैक सी के साथ कौन कौन सा कंट्री साझा करता है वो भी देख लीजिए। अभी 2-3 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ब्लैक सी को लेकर। रशिया बाउंड्री शेयर कर रहा है, जॉर्जिया कर रहा है, और एक कौन कर रहा है यहाँ पे, टर्की कर रहा है। फिर यहाँ पे कैस्पियन सी को भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, कैस्पियन सी को लेकर एक तो रशिया कर रहा है, फिर यहाँ पे ईरान कर रहा है, और अजरबैजान कर रहा है, ठीक है, अजरबैजान, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, साउथ में जो पहाड़ी है ना, उसको देख लीजिए, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए बोलता है यहाँ पे, नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए बोलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि पहला क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, कबाला, ये देख रहे हैं ना, कबाल दुर्ग यहाँ पर देख रहे हैं, डोडा बेटा देख रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे अनाई मुड्डी देख रहे हैं यहाँ पे, फिर कार्डेमम हिल्स देख रहे हैं। तो कबाला हो गया, फिर डोडा बेटा हो गया, फिर अनाई मुड्डी हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, कार्डेमम हिल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, और ऐसे ही नॉर्थ से साउथ के अरेंज करने के लिए पूछता है, इसको याद रखिएगा। लक्षद्वीप का लोकेशन याद रखिए, श्रीलंका को याद रखिए, न्यूज में आ रहा है यहाँ पे, और महेंद्रगिरी पहाड़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट को ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पे कोडा चद्र, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोडाचरी जो पहाड़ है, ये भी लोकेशन याद रखिएगा। जो 3-4 नाम देखिएगा ना बार बार मैप में, तो आपको याद हो जाएगा फिर, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये देखिए अभी बीपीएससी में फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है, तो पता है ना, चेन्नई जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। तो वेस्टर्न में नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है, ईस्टर्न में नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछता है। तो कांडला कहाँ है, गुजरात में है, इसको आप याद रखिएगा। फिर है मुंबई पोर्ट, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी आपका महाराष्ट्र में है। मोर्मुगांव कर्नाटका में है। न्यू मंगलोर कहाँ पे है आपका, ये भी कर्नाटका में है। और फिर कोची पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोलकाता में हल्दिया पोर्ट है। फिर यहाँ पे पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम आपका कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। इन्नौर जो है चेन्नई में है। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। टूटीकोरन कहाँ पे है, तो ये आपका
तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे पहाड़ को लेकर। देखिए जो भारत में जो माउंटेन है ना उसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर केटू, केटू कहाँ गया, ये देखिए केटू है ना, केटू दिखा यहाँ पे। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है अभी हाल में। फिर यहाँ पे नंदा देवी, नंदा देवी का लोकेशन याद रखिएगा, केटू के बाद नंदा देवी देख रहे हैं ना। कंचनजंगा का लोकेशन याद रखिए। फिर यहाँ पे मिसिर हिल का लोकेशन याद रखिए, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट करके पूछ ले रहा आजकल। ये हो गया। साथ में और भी यहाँ पे है गारो, खासी, जयंतिया। अरेंजमेंट देख लीजिए, गारो पहले आता है, फिर उसके बाद खासी आता है, फिर जयंतिया आता है, ऐसा करके सीक्वेंस याद रखिएगा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पता तो है कि गारो, खासी, जयंतिया आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, लेकिन गारो, खासी, जयंतिया ये रेंज है इसका, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना 8 राज्य से पास करता है, वो भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इंडस का जो ट्रिब्यूटरी है, चिनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, और भी किस किस सहायक नदी है उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे नागा पर्वत है, ठीक है, नागा पर्वत हो गया। फिर यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये भी सीक्वेंस आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पे क्या है, काराकोरम है, फिर यहाँ पे लद्दाख दिख रहा है ना, जास्कर दिख रहा है, पीर पंजाल दिख रहा है, ये सीक्वेंस भी पूछा गया है यूपी पीसीएस में, ये भी याद रखिएगा। इक्वेटर से पास कर रहा है ये सब कंट्री, याद रखेंगे आप। अभी ब्राजील न्यूज में चल रहा है, तो ये भी ब्राजील से पास करता है, क्योंकि अमेरिका जो है ना ब्राजील पर आरोप लगा रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा हमारा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। असम आपको पता ही ना न्यूज़ में है, मेघालय भी न्यूज़ में चल रहा है अभी, अरुणाचल प्रदेश न्यूज़ में चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा लोकेशन। ये टू स्टेट थ्योरी को लेकर बहुत है, ब्लू डैश लैंड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जॉर्डन का लोकेशन याद रखिएगा, सीरिया लोकेशन याद रखिएगा आप। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमने डिस्कस किया। अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।